हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम और आप बात करने वाले हैं एक 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और उसका नाम है रेड डाटा बुक। जी हां दोस्तों, ये यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड जो भी हो, उसमें 12th क्लास में यूनिट नंबर 5 का अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, इसके बारे में आज हम लोग बात पूरी तरह से करने वाले हैं, जिसका नाम आप लोगों ने अपने थंबनेल पर देखा होगा। अभी मैंने आपसे बोला है कि रेड डाटा बुक। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये बनती है कि आखिर ये रेड डाटा बुक है क्या। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रेड डाटा बुक से आप अगर नाम से इसका अर्थ निकालना चाहो, कभी नाम से कोशिश करो, तो रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेड का मतलब है खतरे का निशान। ठीक है, रेड का मतलब क्या होता है? खतरा। और डाटा मतलब क्या होता है? आंकड़े। भाई किसी चीज का डाटा होगा, डेटा जिसको बोलते हो, आंकड़े हो जाएंगे। और बुक मतलब क्या हो गया? पुस्तक हो गई। तो दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल आंकड़ों की पुस्तक। मतलब इस नाम से भी ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो लाल आंकड़ों की पुस्तक, ये भी इसका नाम होता है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों। मैं इस समय ये वीडियो लेक्चर ये सोच के ले रहा हूं कि कोई भी बोर्ड का बच्चा इस पूरे लेक्चर को तैयार कर ले, तो ये रेड डाटा बुक जो क्वेश्चन है वो उसका बोर्ड परीक्षा से कभी भी नहीं छूटेगा। या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी रेड डाटा बुक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप किसी भी नजरिए से देख रहे होंगे, ये वीडियो हर तरह से आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो सामने लिखा हुआ है लाल आंकड़ों की पुस्तक। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी बुक होती है, ऐसी पुस्तक होती है, जिसमें हमें जीवों की विलुप्ति से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। मतलब यह हुआ कि जो जीव विलुप्त होने वाले हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं, तो जीवों की विलुप्ति से संबंधित जो भी जानकारियां हमें मिलेंगी, वो हमें इस वाली पुस्तक के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक संस्था का नाम है, आपने शायद इससे पहले कभी नाम सुना होगा, मैंने अपने वीडियोस में कई बार इसका जिक्र किया है, और उसका नाम है दोस्तों IUCN। तो ये जो रेड डाटा बुक जो है वो IUCN के द्वारा निकाली जाती है। जैसे कंपनी होती है ना कोई, कि किसी बुक को निकालती है, इसी तरीके से जो IUCN होती है वो दोस्तों रेड डाटा बुक को छापती है। आप ऐसे समझ सकते हैं। और IUCN का पूरा नाम मैं आपको अपने वीडियोस में बता चुका हूं। उम्मीद है आप लोगों को यह नाम याद भी होगा। अगर याद है तो मेरे साथ साथ आप लोग फुल फॉर्म बोल सकते हैं। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये है रेड, इसमें रेड डाटा बुक जो छापता है, मतलब IUCN, इसका पूरा नाम दोस्तों यही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, ये वाली संस्था ये रेड डाटा बुक को छापने का काम करती है। अब अगली बात बनती है दोस्तों कि अब IUCN को हम लोगों को, मतलब जो IUCN जो नाम है, अब इसको दोस्तों चेंज कर दिया गया है, ये नाम अब बदल दिया गया है, और अब इस नाम को दोस्तों रखा गया है WCU। क्या नाम है दोस्तों? WCU। अब हम लोग इसको WCU कहते हैं, और इस WCU का मतलब होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है दोस्तों, तो अब इस WCU को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। क्लियर है ना? तो अब बिल्कुल सिंपल सी बात कि एक ऐसी किताब जिसमें जीवों की विलुप्ति से संबंधित जानकारी मिलती है, उसको हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। और ये रेड डाटा बुक को छापने का काम करती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम पे कहते हैं WCU, मतलब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि सबसे पहले इस रेड डाटा बुक को छापा गया था सन 1963 में। याद रखें दोस्तों, 1963 में सबसे पहले रेड डाटा बुक में
जो चीजें छापी गई थी वो सबसे पहले थी, मतलब ये वाली बुक सबसे पहले 1963 में छापी गई थी। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और समय समय पर ये बुक दोस्तों छापी जाती रहती है, जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि अब कौन कौन से जानवर विलुप्त हो चुके हैं और कौन कौन से दोस्तों विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसलिए दोस्तों आज हम लोग इस पूरी रेड डाटा बुक के बारे में जानेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रेड डाटा बुक है, ये आप ऐसे माने कि इसको मतलब जैसे होता है ना, हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो उसको चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस रेड डाटा बुक को दोस्तों 8 श्रेणियों में बांटा गया है, या कह लो 8 सूचियों में बांटा गया है। मतलब आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें कंटेंट्स होते हैं, इसी तरीके से ये रेड डाटा बुक जो है इसमें भी कंटेंट्स हैं, इसमें भी सूचियां हैं। और कितनी सूचियां हैं दोस्तों? 8 सूचियां हैं। बड़ा आराम से आपको समझा दूंगा। ये सूचियां दोस्तों आपके सामने लिखी, एक बार मैं एक साथ बोलना चाहूंगा। सबसे पहली है विलुप्ति। विलुप्ति को हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट, ठीक है। नंबर 2 पे आता है वन में विलुप्ति, ठीक है, एक्सटिंक्ट इन फॉरेस्ट। उसके बाद सूक्ष्मतः संकटापन्न, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। उसके बाद संकटापन्न, एंडेंजर्ड। उसके बाद अति संवेदनशील, वल्नरेबल। उसके बाद कम संकट वाली, मतलब लोअर रिस्क। उसके बाद आंकड़ा रहित, मतलब डाटा इनसफिशिएंट या फिर डाटा डेफिशिएंट, या फिर कह लो अगले नंबर पे आता है मूल्यांकन रहित, मतलब नॉट इवेल्युएटेड, ठीक है दोस्तों। तो ये है 8 श्रेणियां जिसमें इस रेड डाटा बुक को बांटा जाता है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो ये जो अब मैं समझा रहा हूं ये बोर्ड के नजरिए से बहुत जरूरी होगा, इसलिए एक एक करके इनकी परिभाषाओं के बारे में आप लोग भी जान लीजिए। सबसे पहले लिखा है दोस्तों विलुप्ति। तो विलुप्ति से नाम से क्लियर हो रहा होगा, विलुप्त हो गए, मतलब यह हुआ कि इसका अब एक भी जीव दुनिया में नहीं बचा है। आप ये कह सकते हो कि विलुप्ति वाली जो सूची है, कितनी सूची है? 8। तो उसमें से जो विलुप्ति वाली सूची है उसमें वो जानवर आते हैं, वो जीव आते हैं, या कह लो वो पेड़ पौधे आते हैं जिनका अब एक भी सदस्य इस दुनिया में नहीं है। पूरी तरह से वो जाति समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं वो जीव। वो किस में आते हैं दोस्तों? विलुप्ति में आते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने सामने लिख रखे हैं, आपकी एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं डोडो पक्षी और भारत का चीता। ये दोनों दोस्तों बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। पहली हो गया। नंबर 2 पे आते हैं वन में विलुप्ति। अब दोस्तों विलुप्ति और वन में विलुप्ति में थोड़ा सा अंतर है। आप लोग ऐसे समझें कि वैसे तो उम्मीद है कि ये जानवर भी विलुप्त हो चुके हैं, लगभग विलुप्त हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी इनके देखे जाने की खबरें मिलती रहती हैं। एक संभावनाएं लगती हैं कि हो सकता है ये जानवर अभी भी मौजूद हो, लेकिन जब उसको जंगलों में ढूंढा जाता है या फिर उसके प्राकृतिक आवासों में या उसके घरों में ढूंढा जाता है, तब वो जानवर वहां पर नहीं मिलता है। तब दोस्तों इस प्रकार की जो एक सूची बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन में विलुप्ति। मतलब हो सकता है कि जानवर होने की संभावना हो इस दुनिया में, लेकिन जब उसको ढूंढा गया जाकर जंगलों में तो वो जानवर नहीं मिला, और कभी कभार दिख जाता है। ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं। तो उस कैटेगरी को दोस्तों IUCN ने या कह लो WCU ने किस में बांटा था? वन में विलुप्ति में। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला लिखा है दोस्तों सूक्ष्मतः संकटापन्न। क्या लिखा है? सूक्ष्मतः संकटापन्न। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली दोस्तों वो जातियां होंगी कि जो भविष्य में हो सकता है कि विलुप्त हो जाएं। याद रखें दोस्तों, सूक्ष्मतः संकटापन्न का मतलब कि अब ये भविष्य में विलुप्त हो जाएंगी, या मोस्टली चांस है, मतलब बहुत बड़े चांस है कि ये आगे जाके विलुप्त हो जाएंगी। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों पिग्मी सुअर। एक प्रकार की सुअर मान सकते हो, एक जंतु होता है पिग्मी सुअर, इसको रखा गया है सूक्ष्मतः संकटापन्न के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगले नंबर पे आते हैं संकटापन्न। अब दोस्तों संकटापन्न का मतलब यह हुआ कि इसके अंदर ऐसे जीव जंतु आएंगे कि अगर हम लोगों ने इनके जिस वजह से ये विलुप्त हो रहे हैं उन रीजंस को अगर आज नहीं रोका तो कल को ये 100% विलुप्त हो जाएंगे। मतलब समझ गए होंगे कि संकटापन्न के अंदर उन जीवों को रखा जाता है, या कह सकते हैं उन जीव जातियों को रखा जाता है जिनकी अगर हम लोगों ने विनाश के कारणों को नहीं रोका तो भविष्य में दोस्तों ये सभी जो जीव हैं ये विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसको हम लोग क्या, उस कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं? संकटापन्न कहते हैं। और मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं कि जो रेड डाटा बुक है इसमें सबसे दो जो हैं वो मेन श्रेणियां होती हैं। पहली तो दोस्तों होती है विलुप्ति और दूसरी होती है संकटापन्न। ये दो सबसे मेन हैं,
ठीक है, विलुप्ति तो समझ गए, जो विलुप्त हो चुके हैं। और दूसरा क्या है, संकटापन्न, मतलब अगर इनके विनाश के कारणों को नहीं रोका गया तो ये कल को संकटापन्न मतलब विलुप्त हो जाएंगी, संकट में हैं, एंडेंजर्ड हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है, जहां पे जरूरत है वहां मैंने एग्जाम्पल लिया है, और जितने एग्जाम्पल जरूरी हैं उतने लिए हैं मैंने। तो लिखा है दोस्तों, बब्बर शेर, आपको मालूम है बब्बर शेर विलुप्त हो जाएंगे अगर हम लोगों ने इनके इसी तरीके से इनका शिकार किया, या फिर इनके जो सुविधाएं हमें इन्हें देनी चाहिए, जंगलों को नहीं काटा, इस तरीके से अगर हमने काम किया तो ये विलुप्त नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं हमेशा से कहता हूं कि चूंकि मैं भी जानवरों से बहुत लगाव रखता हूं, और आप लोगों तक ये छोटा सा मैसेज अगर मेरा आप तक पहुंच पाए तो मैं जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि जंगली जानवरों का जितना हो सके ख्याल रखें, और जंगलों को ना काटें, और मतलब कोशिश करें कि जितनी जगह हमारे पास मौजूद है उतने में हम गुजारा करें, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत खराब होगा। अगर हम लोग जंगलों को काटेंगे तो ये जंगली जानवर तो बेघर हो ही जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जंगल काटने से आप जानते हैं पेड़ भी काटेंगे, और पेड़ काटने से जो ऑक्सीजन है उसकी भी लगातार कमी होती चली जाएगी, और अगर पेड़ कटेंगे तो कहीं ना कहीं इवेपोरेशन होने में भी बहुत समस्या रहेगी, जिससे बारिश पे भी असर पड़ जाएगा। मतलब यह हुआ कि अपना एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो सकता है। अगर हम लोग आज नहीं चेते तो कल को दोस्तों कहीं ना कहीं समस्याएं हम ही लोगों को या हमारे आने वाली पीढ़ी को देखनी पड़ सकती हैं। यह बात बिल्कुल श्योर है दोस्तों। कई सारे आंकड़े लगाए जा चुके हैं जिसमें कि आने वाले समय में कहीं पे जल की कमी हो रही है। कई ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों जहां पर जल खत्म हो चुका है, पानी बिल्कुल नील हो चुका है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि पानी वेस्ट ना करें, जंगलों को ना काटें, और जंगली जानवरों से प्यार करें। तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल बात बता रहा था आपको, बब्बर शेर, यहां पे लिखा है सिंह पुच्छकी मैकाक। ये दोस्तों एक टाइप का मतलब बंदर होता था, होता क्या अभी भी है, और मतलब हो सकता है भविष्य में विलुप्त हो जाए। और एक सिंगी गैंडा, जो कि मतलब एक सींग वाला गैंडा होता है, आपको मालूम होगा कि गैंडा भी मतलब जैसे एक तो होता है जिसमें दो सींग होते हैं, एक होता है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है दोस्तों, जो अपना आपने सुना होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है अपने भारत में, असम में है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वो असल में इसी के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे ये एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण प्राप्त है, वहां पर उसको सुरक्षित रखा जा रहा है, और इसका रीजन ही यही है कि जिससे इस गैंडे की प्रजाति को बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला, ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, राइनोसेरोस जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर लिखा है नीली व्हेल, मतलब पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी अगर कोई है तो वह नीली व्हेल है, और यह भी दोस्तों संकटापन्न क्षेत्र में आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो हमें वही मैंने कहा कि मतलब ध्यान रखना है पर्यावरण का। अगला लिखा दोस्तों अति संवेदनशील। अब इसको समझें, अति संवेदनशील का मतलब यह हुआ कि इसके अंदर वो जातियां आएंगी दोस्तों कि जो कि हो सकता है कि भविष्य में आगे जाकर संकटापन्न के क्षेत्र में आ जाएं। मतलब हो सकता है कि अगर मतलब इनकी भी अगर हम लोगों ने आज मदद नहीं की, या कह लो कि इनका ध्यान नहीं रखा, इनके भी कारण है विनाश के, उन्हें नहीं रोका, तो दोस्तों ये सब संकटापन्न के क्षेत्र में आ सकती हैं। तो ये होती हैं अति संवेदनशील। और दोस्तों इसमें आते हैं सुनहरा लंगूर, एशियाई जंगली गधा, स्पॉटेड डियर, तो इस तरह से जो जानवर हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आता है ये तीन जो हैं वो थोड़ा सा कम जरूरतमंद हैं, इतना जरूरी नहीं है। लिखा है कम संकट, मतलब क्या हुआ कि अभी इन जातियों पर अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन पर अभी संकट कम है। लेकिन दोस्तों ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि अगर रेड डाटा बुक में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकट तो इनके ऊपर भी जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर कोई एग्जाम्पल खास है नहीं इसके लिए जो मैं आपको दे सकूं। उसके बाद लिखा है आंकड़ा रहित। आंकड़ा से समझ गए होंगे आप लोग कि अभी इन जानवरों के बारे में पर्याप्त आंकड़े मौजूद नहीं है, कोई ज्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। और सबसे लास्ट में लिखा है दोस्तों मूल्यांकन रहित। तो अभी तक इन जो जातियां हैं इसमें जो आएंगी मूल्यांकन रहित वाली श्रेणी में, इनके बारे में अभी भी कोई ज्यादा जानकारी खास नहीं हो पाई है। कोई भी असेसमेंट, कोई खास मूल्यांकन इनके बारे में नहीं हो पाया है जो इस बुक में छापा जा सके। कुछ जानकारियां मिल जाती हैं, वो किस में आती हैं दोस्तों, मूल्यांकन रहित में। तो उम्मीद है दोस्तों ये रेड डाटा बुक का एक छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है कि मैंने मोस्टली अच्छी चीजें एक बोर्ड के नजरिए से, एक
लॉन्ग आंसर तो नहीं आता, ये शॉर्ट आंसर आता है। उस नजरिए से ये एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम एंड करेंगे, और वीडियो अच्छी लगा करे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और उम्मीद है कि आप हमारी सुपर 25 सीरीज और सेल सीरीज का पूरा आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि उस सीरीज में जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो आपको बताना चाहेंगे कि सुपर 25 सीरीज में हम टॉप 25 क्वेश्चन लेते हैं जो या तो नीट या पैरामेडिकल या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और दोस्तों जो अपनी सेल सीरीज चल रही है, उस सेल सीरीज में हम बात कर रहे हैं आपसे पूरी तरह से सेल के बारे में, कि आखिर सेल्स कितने टाइप की होती हैं, भले ही वो प्रोकैरियोटिक हो, भले ही वो यूकैरियोटिक हो, भले ही वो प्लांट सेल हो या फिर वो एनिमल सेल हो, या फिर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि आखिर उनकी खोज किसने की और उनके बारे में क्या क्या बातें जरूरी होती हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वो दोनों सीरीज नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उन सीरीज का आनंद भी ले सकते हैं, और वादा है ये कि 100% वो आपके काम जरूर आएंगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आप सबसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।